Hello friends, welcome back. Today we will discuss about class 12 chapter 4 Thinkers, Beliefs and Buildings, Sanchi Stupa and Buddhism 600 BC to 600 CE part 2. आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर की दूसरे पार्ट को देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने महावीर स्वामी और जैन धर्म, बुद्धिज्म और बुद्धास के जो 4 नोबल ट्रूथ्स हैं, उसके साथ ही साथ अष्टांग मार्ग है, उनकी मेन टीचिंग्स है, इन सभी के बारे में देखा, सुना, समझा। अब हम आज के वीडियो में बुद्धास और बुद्धिज्म का जो रिलीजन है कैसे बाद में धीरे धीरे चेंज आ गया, उसमें किस तरह से उसके 2 डिफरेंट सेक्शंस हो गए, किस तरह से जो है आर्किटेक्चर है वो रिलीजन को समझने में हेल्प करता है, और किस तरह से आर्कोलॉजिस्ट को जो है आर्किटेक्चर के द्वारा जो है रिलीजन को समझने में हेल्प मिलती है। तो इन सब बातों को लेकर आज के हम इस वीडियो में सांची स्तूपा, अमरावती और साथ ही साथ कैलाशनाथ मंदिर और वैष्णविज्म के साथ शैविज्म और हिंदू रिलीजन्स के संबंध में जो है सारे बातों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। गौतम बुद्धा और बुद्धा के लाइफ टाइम के दौरान और उनकी डेथ के बाद जो है बुद्धिज्म इंडिया और इंडिया के बाहर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। इट ग्रू वेरी रैपिडली during his lifetime, and after his death people were dissatisfied with the prevailing religions and were confused by the social changes that were occurring। और इसका मेन रीज़न ये था कि उस समय के भारत देश की अधिकांश जनता जो है उस समय के जो वैदिक हिंदू धर्म था, उस धर्म के जो भी कस्टम्स और रिचुअल्स थे उस समय जो परफॉर्म किए जा रहे थे उनसे बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई थी। ठीक है, जो उस समय का ब्राह्मण का जो ये वर्णा सिस्टम और ये सब जो सैक्रिफाइशियल ट्रेडिशंस थे उनसे जनता नाराज़ थी, कंफ्यूज थी, और इसी वजह से उन्होंने इस बुद्धिज़्म को तुरंत और जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। बुद्धिज्म एम्फेसाइज्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंडक्ट एंड वैल्यूज रादर देन द क्लेम्स ऑफ सुपीरियोरिटी बेस्ड ऑन बर्थ। और बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करने का जो मेजर रीज़न ये था कि ये जो धर्म है वो एक व्यक्ति के व्यवहार और उसके मूल्यों पर ज़्यादा जोर देता है, न कि उसके बर्थ के आधार, जन्म के आधार पर उसकी जो है वरिष्ठता या उसकी सुप्रीमेसी जो है सर्वोच्चता को मानता है। ये धर्म जो है कंडक्ट एंड वैल्यूज को ज़्यादा एम्फेसिस करता है। द एम्फेसिस वॉज लेड ऑन मैटा, फेलो फीलिंग एंड करुणा। ये धर्म जो है सदव्यवहार और सहयोग को ज़्यादा महत्व देता है, साथ ही साथ स्पेशली फॉर दोज हु वर यंग एंड वीकर देन वन सेल्फ। और उन लोग जो गरीब और कमज़ोर हैं या छोटी उम्र के हैं, ऐसे लोगों के प्रति करुणा, ममता और प्रेम, सहयोग की बातों को ये ज़्यादा महत्व देता था। और इन सब बातों ने जो है उस समय के उन लोगों को जो पुराने वैदिक धर्म से डिससेटिस्फाइड थे, उन लोगों को बुद्ध धर्म से जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। दीज वर आइडियाज दैट ड्रू मैन एंड वुमेन टू बुद्धिज्म। तो ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इस धर्म को ईजीली, रेडिली एक्सेप्ट किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस रिलीजन या बुद्धिज्म से रिलेटेड जो आर्ट एंड स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर की बात करें तो 2 मेन बिल्डिंग जो है इसमें देखने को मिलती है। दैट वन इज चैत्य एंड सेकंड वन इज स्तूपा। ठीक है, चैत्य जो है इट इज़ अ प्लेस वेयर विच वर रिगार्डेड एज सेक्रेड बाय द पीपल इन द अर्ली टाइम्स। चैत्य जो है ऐसे स्थान हैं जो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। साइट्स विद स्पेशल ट्रीज और यूनिक रॉक्स और साइट्स ऑफ inspiring natural beauty with small shrine attached to them were known as
चैत्याज। जो बुद्धा और बुद्धा के रिलेटेड बोधिसत्ता या जो बुद्ध धर्म के प्रारंभिक साधु संत महात्मा थे, जिन क्षेत्रों में रहते थे, जिन स्थानों पर रहते थे, उन पवित्र स्थानों के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ वो नेचुरल ब्यूटी से गिरा हुआ रहता था, उन सब को लोगों ने जो है बहुत इंस्पायरिंग माना। उन चट्टानों को, उन जो है पेड़ पौधों को, और उन जगहों पर जो है इस तरह के चैत्य का निर्माण कर दिया, जो कि बहुत ही पवित्र स्थान माने जाते हैं इस रिलीजन के। फिर दूसरी महत्वपूर्ण जो आर्किटेक्चर है बुद्धिज्म से रिलेटेड, दैट इज स्तूपा। स्तूपा इज अ माउंड लाइक स्ट्रक्चर, एक मिट्टी के ढेर की तरह राउंड टाइप का स्ट्रक्चर, हाफ एग शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, वेयर रिलिक्स ऑफ द बुद्धा सच एज हिज बॉडीली रिमेन्स और ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय हिम वर बरीड वर नोन एज स्तूपास। तो जहाँ पर बुद्धा के द्वारा यूज़ की गई चीज़ें या बुद्धा के बॉडीली रिमेन्स, जो शरीर के बचे हुए अवशेष जैसे नाखून हैं, बाल है, या इस तरह की चीज़ें, दांत हैं जो बच गई है, और उनको जिन जगहों पर रखा जाता है, ऐसे स्थान को स्तूपा कहा जाता है। तो स्तूपा में गौतम बुद्धा और बोधिसत्ता जो है, उनके जो साधु संत महात्मा हैं, दार्शनिक जो प्रारंभिक थे, उनकी बॉडीली रिमेन्स और उनके द्वारा यूज की गई चीज़ों को इनमें रखा जाता है। इट इज़ नोन दैट अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शंस ऑफ द बुद्धाज रिलिक्स टू एवरी इंपॉर्टेंट टाउन एंड ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा ओवर देम। और ऐसा माना जाता है कि अशोका ने ही बुद्धा और बुद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण दार्शनिकों के इन अवशेषों को जो है अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट किया, और हर उस जगह पर जहाँ पर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया वहाँ पर स्तूपा के निर्माण का आदेश उसके द्वारा जारी किया गया। तो बहुत सारे स्तूपाज उस समय बनाए गए। जो अर्लीस्ट स्तूपाज अशोका के टाइम में बनाए गए, देवर बरहूत, सांची एंड सारनाथ। ये तीन महत्वपूर्ण स्तूपा हैं जो सबसे प्रारंभिक स्तूपाज में से एक माने जाते हैं। सांची जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, सारनाथ वाराणसी के पास है, भरूच जो है वो भी यहीं है। बाय द 2nd century BCE, ये दूसरी शताब्दी बिफोर क्रिश्चियन एरा में बनवाए गए थे। इंस्क्रिप्शंस फाउंड ऑन द रेलिंग्स एंड पिलर्स ऑफ द स्तूपास गिव आइडिया अबाउट द डोनेशंस गिवन बाय द किंग्स, गिल्ड्स, भिक्षुस, भिक्षुणीज एंड ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन फॉर बिल्डिंग एंड डेकोरेटिंग दीज मोन्यूमेंट्स। और इन स्तूपास के रेलिंग्स के ऊपर या इनके पिलर्स के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि किन किन लोगों ने, समाज के किन किन वर्गों ने, राजाओं ने, व्यापारियों ने, भिक्षु भिक्षुणियों ने, अलग अलग वर्गों के लोगों ने जो है किस तरह से दान दक्षिणा देकर इन स्तूपास का निर्माण कराया था, उनके कंस्ट्रक्शन में योगदान दिया था। तो बहुत सारी जो जानकारी है इन इंस्क्रिप्शंस पर मिलती है, जो स्तूपास पर लिखे गए, उनके पिलर्स पर लिखे गए हैं। ये स्तूपास में से, इन स्तूपास में से सबसे महत्वपूर्ण जो है सांची स्तूपा को माना जाता है, क्योंकि ये आज भी वैसा ही या उसी अवस्था में देखने को मिलता है जिस अवस्था में इसको बनवाया गया था, जो कि ये अर्लीस्ट स्तूपास है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा क्या होता है, सबसे पहले जो हम इस बैकग्राउंड में पिक्चर देख रहे हैं, ये सांची स्तूपा का पिक्चर है, और ऐसे ही जनरली सारे स्तूपास देखने को मिलते हैं। स्तूपा इज ए संस्कृत वर्ड मीनिंग ए हीप। स्तूपा संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है ढेर, यानी मिट्टी के या किसी अनाज के ढेर के रूप में जिसको बनवाया जाता है, जिसकी शेप होती है, दैट इज स्तूपा। द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा ओरिजिनेटेड एज ए सिंपल सर्कुलर माउंड ऑफ अर्थ कॉल्ड अंडा। और अर्थ के ऊपर इस तरह का एक सर्कुलर माउंड या जो है हाफ एग शेप्ड जो बनवाया जाता है, उसे अंडा कहा जाता है। यानी ये जो हाफ एग शेप है, दिस इज नोन एज अंडा, इसको अंडा कहा जाता है। ग्रेजुअली इट डेवलप्ड इनटू ए मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। धीरे धीरे ये जो अंडा है, बाद में इसमें बहुत सारी चीज़ें और जुड़ दी जाती है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। अबोव द अंडा वॉज द हर्मिका। अंडा के ऊपर जो है सबसे ऊपर का भाग है, दैट इज हर्मिका। इसे हर्मिका कहा जाता है, जो सबसे ऊपर होता है। इट इज़ अ बालकनी लाइक स्ट्रक्चर। ये हर्मिका जो है एक बालकनी लाइक स्ट्रक्चर है, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अराइजिंग फ्रॉम द हर्मिका वॉज द मास्ट कॉल्ड द यष्टि। और इसी हर्मिका के ऊपर एक ध्वज लगाने के एक दंड के रूप में एक पिलर जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज यष्टि। उसे यष्टि कहा जाता है, जो कि यहाँ सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, सराउंडेड बाय ए छतरी और अन अम्ब्रेला। और इसके ऊपर जो है एक छतरी या अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यष्टि, हर्मिका और अंडा। अंडा जो है इसका हाफ एक लाइक स्ट्रक्चर है, हर्मिका इसके ऊपर बालकनी लाइक स्ट्रक्चर है। उसी हर्मिका के अंदर जो है एक मास्ट जैसा स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज यष्टि, जिसके ऊपर अम्ब्रेला बना होता है। अराउंड द माउंट वॉज ए रैलिंग
और इसकी चारों तरफ एक रैलिंग रहती है जो इस स्तूपा की चारों तरफ होती है, सेपरेटिंग द सैक्रेड फ्रेज फ्रॉम द सेकुलर वर्ल्ड। और ये रैलिंग का उद्देश्य जो होता है, इस स्तूपा को, जो कि एक पवित्र स्थान है जहाँ पर बुद्धा और उस धर्म से रिलेटेड जो साधु संत हैं उनकी रिमेनिंग्स को रखा गया है, तो उसको इस सेकुलर वर्ल्ड से, इस सांसारिक दुनिया से अलग करने के लिए ये रैलिंग बनाई जाती है। तो ये स्तूपा के अंदर का मेन आर्किटेक्चरल डिज़ाइन या उससे संबंधित स्थानों के नाम हैं। द अर्लीस्ट स्तूपास वर बिल्ट एट सांची एंड भरूच। सबसे प्रारंभिक स्तूपा जो है सांची और भरूच में बनवाए गए थे। दे वर प्लेन एक्सेप्ट फॉर स्टोन रेलिंग्स। और ये जो शुरू के जो स्तूपा थे वो प्लेन स्तूपास थे एक्सेप्ट रेलिंग के अलावा, which resemble the bamboo or wooden fence, and the gateways which were richly carved and installed at the four cardinal points। और इनकी जो रेलिंग्स थी वो बांस की बनी हुई रेलिंग या लकड़ी की बनी हुई रेलिंग की तरह दिखती थी, फैंस की तरह। और इसके गेटवेज जो थे, दरवाजे जिनको तोरण द्वार कहा जाता है, तोरण द्वार कहते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से कार्व्ड किए गए थे और उसकी चारों दिशाओं में 4 कार्डिनल पॉइंट्स पर लगवाए गए थे। द माउंड ऑफ द स्तूपा एट अमरावती एंड शाहजी ढेरी इन Peshawar came to be elaborately carved with sculptures compared to the early stupas at Sanchi and Bharhut। सांची और भरूच के स्तूपा से अगर हम उसके बाद के स्तूपा को कंपेयर करें, जैसे कि अमरावती और शाहजी की डेरी, अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है और शाहजी की डेरी जो पाकिस्तान में पेशावर नाम के स्थान पर स्थित है, ये दोनों स्तूपा बाद में बने थे, लेकिन ये सांची और भरूच के स्तूपा से भी बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव थे और उनमें बहुत ज़्यादा स्कल्पचर्स और मूर्तियाँ जो है वो बनवाई लगवाई गई थी। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार और डेकोरेटेड अमरावती और शाहजी की डेरी पेशावर के स्तूप थे। ठीक है, लेकिन ये जो अमरावती का स्तूपा जो है आज उस रूप में देखने को नहीं मिलता जैसा कि ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं। तो अमरावती का जो है भाग्य क्या रहा, अमरावती जो है कैसे अपने उस ग्लोरी से ख़त्म हो गया, उसके जो चमक दमक समाप्त हो गई। द महाचैत्य एट अमरावती इज नो जस्ट अन इनसिग्निफिकेंट लिटिल माउंट टोटली डेन्यूडेड ऑफ इट्स फॉर्मर ग्लोरी। तो अमरावती का जो महाचैत्य है आज बिल्कुल एक सामान्य सा एक ढेर की तरह का दिखाई देता है और पुराने इसके जो वैभव था उससे बिल्कुल विपरीत अवस्था में दिखता है, टूटा फूटा जीर्ण शीर्ण सा ये दिखाई देता है। इन 1796, अब इसकी रीज़न क्या है, तो इन 1796 अ लोकल राजा स्टम्बल्ड अपॉन द रूइंस ऑफ द स्तूपा एट अमरावती यूजिंग इट्स स्टोन्स टू बिल्ड अ टेम्पल। 1796 में यहाँ का एक लोकल राजा था, उस राजा ने जब इस क्षेत्र को विजिट किया तो यहाँ पर उसने देखा कि बहुत सारी टूटी फूटी अवस्था में मूर्तियाँ और सुंदर सुंदर मूर्तियाँ और स्कल्पचर्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो उन सारे स्कल्पचर्स और स्टोन्स को, बहुत सारे स्टोन्स को वो वहाँ से ले गया और उनसे उसने एक बहुत ही शानदार मंदिर अपने यहाँ पर बनवाया। तो इस स्तूपा को तोड़ फोड़ कर या इसके टूटे फूटे अवशेषों से एक मंदिर बनवाया गया। तो बहुत सारे जो इसके जो स्कल्पचर्स है वहाँ चले गए। इन 1854 वॉल्टर इलियट द कमिश्नर ऑफ गुंटूर आंध्र प्रदेश विजिटेड अमरावती। 1854 में वॉल्टर इलियट जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर क्षेत्र का कमिश्नर था एंड कलेक्टेड सेवरल स्कल्पचर पैनल्स एंड टुक देम अवे टू मद्रास। उसने इस प्लेस को विजिट किया वॉल्टर इलियट ने और वो भी बहुत सारे स्कल्पचर यहाँ से उठाकर मद्रास ले गया। फिर कॉलोनल कोलिन मैकेंजी जिन्होंने हम्पी को ढूंढने का क्रेडिट जाता है, ऑल्सो विजिटेड द साइट बट हिज रिपोर्ट वर नॉट पब्लिश। उसने भी इस क्षेत्र को विजिट किया और उसने सर्वे भी किया, यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट भी इसके बारे में लिखी, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स कभी पब्लिश ही नहीं हो पाई। तो उसने क्या देखा, इस क्षेत्र में क्या था, किस तरह का दिखता था, वो जो है जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। बाय द 1850s और 1850 के आसपास सम ऑफ द स्लेब्स फ्रॉम अमरावती हैड बिगन टू बी टेकन टू डिफरेंट प्लेसेस। 1850 के बाद बहुत सारे इस अमरावती स्तूपा के जो स्लैब्स हैं वो देश के अलग अलग भागों में, दुनिया के अलग अलग भागों में यहाँ से ले जाए गए। जिसे कुछ स्लेब्स तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कलकत्ता में थी वहाँ पर ले जाए गए, वहाँ के म्यूजियम में लगा दिए गए, वहाँ रखे गए। कुछ जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस था मद्रास में, वहाँ ले जाए गए और कुछ जो है वहाँ से लंदन भी ले जाए गए जो वहाँ के म्यूजियम में रखे हैं। तो इस तरह से इस अमरावती स्तूपा के जो स्कल्पचर्स हैं उन पर उनका किसी ने केयर नहीं किया और वो सब यहाँ से धीरे धीरे हटा दिए गए, ले जाए गए और इसकी वजह से ये जो स्तूपा है
वो एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में अपनी पुरानी ग्लोरी से जो है बिल्कुल ही अलग उल्टा हमें देखने को मिला है। मैनी ऑफ दीज कल्चर्स वर सीन अडोरिंग द गार्डन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स, और बहुत सारे इस स्तूपा के जो स्कल्पचर्स हैं वो बड़े बड़े ब्रिटिश ऑफिसर्स के, एडमिनिस्ट्रेटर्स के गार्डन्स में लगे हुए देखने को मिलते थे। तो इन सारे कारणों की वजह से कि यहाँ के जो लोकल राजाज थे, यहाँ के जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे, उनके किसी के भी द्वारा इस अमरावती के स्तूपा के स्कल्पचर्स को बचाने की कोशिश नहीं की, उल्टा उन सब ने इनको यहाँ से ले गए। और उसका रीज़न ये थे कि इसकी वजह से अमरावती स्तूपा जो है अपने पुराने वैभव को खो देता है और पुराना इसका वैभव नष्ट हो जाता है। इसके विपरीत हम सांची की स्तूपा को देखते हैं जो आज भी अपने पुराने वैभव की अवस्था में दिखाई देता है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची स्तूपा, दोनों के बीच क्या अंतर है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। तो किस तरह से सांची स्तूपा बच गया और कैसे अमरावती अपनी ग्लोरी को नष्ट कर देता है, एक कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। द रोल ऑफ द बेगम्स ऑफ भोपाल इन प्रिजर्विंग द स्तूपा एट सांची, और साथ ही इसमें हमें ये भी देखना है कि सांची के स्तूपा के प्रिजर्वेशन में वहाँ की बेगम, भोपाल की बेगमों का क्या योगदान रहा। अमॉन्ग्स द बेस्ट प्रिजर्व मॉन्यूमेंट्स ऑफ द टाइम इज द स्तूपा एट सांची। भारत के सबसे अच्छे सुरक्षित मॉन्यूमेंट्स में से सांची स्तूपा को एक माना जाता है, यानी बहुत ही अच्छी तरह से वेल प्रिजर्व्ड इसको माना जाता है। तो इसका रीज़न क्या है कि ये इतनी अच्छी अवस्था में कैसे रह पाया, जबकि ये 2nd सेंचुरी BCE में अशोका द्वारा बनवाया गया था। तो इसकी रीज़न है इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में यूरोपियन फर्स्ट the French and later the English were interested to take away the eastern gateway of the stupa to Paris and London म्यूजियम। तो 19th सेंचुरी में जब यूरोपियंस ने इस प्लेस को विजिट किया तो सबसे पहले फ्रेंच लोगों ने और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे, दोनों ने इस स्तूपा के ईस्टर्न गेटवे को यहाँ से लंदन ले जाने और पेरिस ले जाने में इंटरेस्ट दिखाया था। वो इसको ले जाना चाहते थे ईस्टर्न गेटवे को, लेकिन यहाँ की जो बेगम्स थी भोपाल की, शाहजहां बेगम ऑफ भोपाल टुक ए वाइज डिसीजन, उन्होंने एक बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजन लिया टू मेक द प्लास्टर कास्ट कॉपीज टू प्लीज यूरोपियंस। उन्होंने इस गेट के, ईस्टर्न गेटवे की जो है प्लास्टर POP कॉपीज बनवाकर उनको, उनसे यूरोपियंस को संतुष्ट कर दिया कि वो इसकी POP कॉपीज अपने साथ ले जाएं। दिस रिजल्टेड इन द ओरिजिनल रिमेन्स एट द स्टेट, और इसकी वजह से ये जो ओरिजिनल गेटवे है वो आज भी उसी अवस्था में वहाँ पर खड़ा है। तो ये जो है वहाँ की बेगम, शाहजहां बेगम के एफर्ट का, शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम मॉन्यूमेंट की प्रिजर्वेशन के लिए बहुत सारा फंड भी रिलीज किया। म्यूजियम वॉज बुल्ट, यहाँ पर एक म्यूजियम भी बनाया गया। पब्लिकेशन ऑफ द वॉल्यूम बाय जॉन मार्शल वॉज फंडेड, और जॉन मार्शल द्वारा यहाँ पर रहकर इस सांची स्तूपा के ऊपर जो है सर्वे किया था, उसकी रिपोर्ट्स के पब्लिकेशन के लिए भी इन दोनों ही बेगमों ने जो है धन की व्यवस्था भी की, उस जॉन मार्शल के रहने की भी व्यवस्था की। तो इस वजह से ये जो सांची स्तूपा है वो वेल प्रिजर्व्ड अवस्था में रह पाया। द सांची स्तूपा एज द मोस्ट इंपोर्टेंट बुद्धिज्म सेंटर हैज़ हेल्प्ड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली बुद्धिज्म, और इसी वजह से ये सांची स्तूपा जो है आज भी विश्व में इस बौद्ध धर्म की प्रारंभिक अवस्था को समझने में, समझाने में आज भी बहुत महत्वपूर्ण सोर्स के रूप में यूज़ आ रहा है। और इस यूज़ में यहाँ की दोनों ही बेगमों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। टुडे इट स्टैंड्स टेस्टिमनी टू द सक्सेसफुल रेस्टोरेशन ऑफ ए की आर्कियोलॉजिकल साइट बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और वर्तमान में ये भारतीय पुरातत्व विभाग के मार्गदर्शन में, निरीक्षण में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आर्कियोलॉजिकल साइट है, जिसके द्वारा जो है अर्लीस्ट बुद्धिज्म रिलीजन को समझाया जा सकता है। तो ये उनके द्वारा है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह से बेगमों के जो है मार्गदर्शन में और निरीक्षण में जो है ये साइट बच पाई, जबकि अमरावती के राजाओं ने इसके प्रिजर्वेशन के कोई उपाय नहीं किए और इसलिए वो नष्ट हो गया। अब इन स्तूपास और उनके ऊपर जो बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं वो बुद्धिज्म और जो है उससे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज़ को बताते हैं, और उन स्टोरीज़ को जाने बिना स्तूपास को समझना या बुद्धिज्म को समझना जो है आसान नहीं होता। तो ये बहुत सारी स्टोरीज़ क्या कहती है, तो स्टोरीज इन स्टोन्स, ये जो स्कल्पचर्स इनमें बने गए हैं, द स्कल्पचर्स इन सांची आर स्क्रोल्स ऑफ स्टोरीज विच डिपाइक्ट सीन्स फ्रॉम जातकास। इन स्तूपास या स्पेशली सांची स्तूपा पर बहुत सारे जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं वो जातक स्टोरीज़ में जो बुद्धा की कहानियाँ दी गई है
उनको यहाँ प्रस्तुत करते हैं। देयर वर स्टोरीज बाय वसंतारा जातका। इस में से सबसे महत्वपूर्ण जो है वसंतारा जातका की कहानी है, वेयर द प्रिंस गिव्स अप एवरीथिंग टू द ब्राह्मणा एंड गोज टू लिव इन द फॉरेस्ट विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। और यहाँ पर एक वसंतारा जातका की वो कहानी दी गई जिसमें एक राजकुमार जो है अपना सब कुछ ब्राह्मणों को देकर जंगल में चला जाता है अपने बीवी बच्चों के साथ, और वहीं जो है जाकर तपस्या करता है। तो उनके दान दक्षिणा की कहानी जो है ये यहाँ पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, वसंतारा जातका की कहानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कि वसंतारा जातका की कहानी इसमें जो है सांची स्तूपा पर दिखाई गई, उसकी गेटवे पर है। फिर इस स्तूपास में जो बहुत सारे स्कल्पचर्स बने हैं वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड बहुत सारे सिंबल ऑफ वर्शिप्स हैं, तो उनके बारे में जाने बिना इस बुद्धिज़्म को समझना आसान नहीं है। तो नेक्स्ट है हम समझने की कोशिश करते हैं कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड कौन कौन से जो है सिंबल हैं जो इन स्तूपास में या सांची स्तूपा में दिखाए गए। द अर्ली स्कल्पचर डजंट हैव द इमेज ऑफ बुद्धा। शुरुआत की प्रारंभिक स्तूपास जो है सांची, भरूच जैसे स्तूपा हैं उसमें तो बुद्धिज़्म में बहुत सारे सिंबल्स का यूज़ किया गया है। जैसे कि बुद्धा की जगह इंस्टीड इट यूजेस सिंबल्स लाइक एन एम्प्टी सीट। बुद्धा की जगह एक खाली सीट को दिखाया गया। इट रिप्रेजेंट्स मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा एंड स्तूपा रिप्रेजेंटेड द महापरिनिर्वाणा। ठीक है, तो ये जो खाली सीट है वो बुद्धा को रिप्रेजेंट करती है, उनकी मेडिटेशन या चिंतन की, मनन की स्थिति को। साथ ही साथ जो है जो स्तूपा अपने आप में एक सिंबल है बुद्धा के परिनिर्वाण का, बुद्धा की डेथ को सिंबलाइज करता है स्तूपा। There was the use of wheel which stood for the first sermon delivered by Buddha at सारनाथ। फिर इसके साथ ही जो व्हील है, जो पहिया है, वो बुद्धा के जो है सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को रिप्रेजेंट करता है। इट सिंबलाइजेज द फर्स्ट सर्मन डिलीवर्ड बाय बुद्धा एट सारनाथ। तो ये भी एक सिंबल है। फिर एज इट इज़ ऑब्वियस सच स्कल्पचर्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड लिटरली। तो इन जो सिंबल्स या प्रतीक चिन्हों को देखकर हम समझ सकते हैं कि इनको समझना इतना आसान नहीं होता है, स्पेशली विदेशी इतिहासकारों के लिए या जो भारत की सभ्यता संस्कृति को नहीं जानते ऐसे इतिहासकारों के लिए इस तरह के प्रतीकों का जो है समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, the image of a tree doesn't stand simply for a tree but symbolizes an event in the life of Buddha। जैसे कि बुद्धिज्म में एक पेड़ जो है सिर्फ एक पेड़ का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो बुद्धा की जीवन के किसी एक विशेष घटना को प्रतिबिंबित करता है, विशेष घटना को बताता है। जैसे कि पीपल का पेड़ जो है वो बुद्धा द्वारा बोध गया में जो ज्ञान प्राप्त किया था उस इवेंट को दिखाता है, दर्शाता है। Hence, historians have to familiarize themselves with the traditions of those who produced these works of art and understood such symbols। तो historians के लिए जो है इस तरह के इन परंपराओं का अध्ययन करना, इन प्रतीकों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि आर्ट हिस्टोरियंस या फिर उन क्राफ्ट्समैन द्वारा जो है इन प्रतीकों को इस तरह के स्तूपास या अन्य जगहों पर लगाया दर्शाया गया है। सम अदर स्कल्पचर्स एट सांची वर नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट आइडियाज़। सांची में कुछ प्रतीक चिन्ह तो जो बुद्धा के और बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रतीक भी यहाँ देखने को मिलते हैं जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड नहीं है, उनकी जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसे ही प्रतीकों में एक जो है वो यहाँ आपको इस सांची स्तूपा के तोरण गेट पर देखा जा सकता है, जो कि सिंबल ऑफ वर्शिप है, पूजा प्रार्थना का, वर्शिप का जो है प्रतीक के रूप में है। दीज इंक्लूड ब्यूटीफुल वुमेन नोन एज शाला पंजिका। अब ऐसे प्रतीकों में जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड नहीं है उसमें से कुछ सुंदर औरतों की मूर्तियां जो है, स्कल्पचर्स जो है यहाँ पर बने हैं। ऐसी सुंदर औरतों की मूर्तियों को शाला भंजिका कहा जाता है। विंजिंग फ्रॉम द एज ऑफ द गेट वे होल्डिंग ऑन टू ए ट्री, जो कि इस तोरण द्वार के गेट से एक तरफ लटकती हुई अवस्था में है और एक पेड़ को छू रही है। ऐसी मूर्तियां जो है शाला भंजिका कही जाती है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ, विश्वासों के आधार पर यह माना जाता है द मियर टचिंग ऑफ द ट्री बाय हर वुड मेक द ट्री टू फ्लावर एंड बियर फ्रूट। अब ये जो मूर्ति है जिसमें ये महिला दिखाई गई शाला भंजिका जिसको कहते हैं, इसके द्वारा पेड़ को छू देने भर से ही उस पर फल और फूल आ जाते थे, ऐसा विश्वास था, ऐसा माना जाता था। Many people who turn to Buddhism enriched it with their own pre-Buddhist and even non-Buddhist beliefs, practices and ideas। और ये जो प्रतीक है वो ये बताते हैं कि बहुत सारे लोग जो बुद्ध धर्म में बाद में जुड़ते गए, उन लोगों ने अपने
पहले के धर्म से संबंधित आस्थाओं विश्वासों को भी बुद्धिज्म के इन प्रतीक चिन्हों के साथ जो है मूर्तियों के रूप में दर्शा दिया है। और इस तरह से बुद्धिज्म जो है उसमें बहुत सारे नॉन बुद्धिस्ट प्रतीक भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि उन लोगों द्वारा बनवाए गए थे जो बुद्धिज्म में बाद में जुड़े थे और अपने पहले के धर्म के संबंधित विश्वासों को, प्रतीकों का उन्होंने यहाँ पर जो है अंकन चित्रांकन किया था। फिर बात करते हैं और बहुत सारे सिंबल्स जो है यहाँ पूजा वर्शिप के हैं, तो उसमें से मैनी एनिमल्स वर ऑल्सो कार्व्ड टू क्रिएट लाइवली सीन्स टू अट्रैक्ट व्यूअर्स। और इस सांची स्तूपा में बहुत सारे ऐसे सिंबल्स या बहुत सारे जानवरों का प्रयोग भी किया गया, जानवरों की मूर्तियों का भी जो है अंकन यहाँ पर किया गया है। और ये जो है लोगों को या व्यूअर्स को, दर्शकों को अट्रैक्ट करने के लिए ये जानवरों के जो है प्रतीकों का यहाँ प्रयोग किया गया है। कुछ जानवर जो है वो वास्तव में उनके कुछ प्रतीक थे और बाकी जानवर जो है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए किए गए थे। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट वॉज कार्व्ड विच सिग्निफाइड स्ट्रेंथ एंड विजडम। सांची स्तूपा में बहुत से हाथियों की मूर्तियां देखने को मिलती है। हाथी जो है ताकत और बुद्धिमत्ता के प्रतीक के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। अनदर फिगर फाउंड एट सांची स्तूपा इज दैट ऑफ माया, द मदर ऑफ बुद्धा और पॉपुलर गॉडेस गजलक्ष्मी। दूसरे प्रतीकों में वर्शिप के जो प्रतीक हैं उसमें जो है माया का भी जो है यहाँ अंकन किया गया है, जो कि गॉडेस मानी जाती है, गजलक्ष्मी जिन्हें कहा जाता है और जो गौतम बुद्धा की माँ थी, उनको भी यहाँ प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। द फिगर ऑफ अ सर्पेंट वॉज फाउंड एट सांची। इसके साथ ही साथ सांची में एक सपेरे का और एक सांप का भी जो है पिक्चर देखने को मिलता है, उसकी भी आकृति बनी हुई है। जेम्स फर्ग्यूसन, ए मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियन, कंसिडर्ड सांची एज द सेंटर ऑफ ट्री एंड सर्पेंट वर्शिप। और इस तरह की विभिन्न तरह के जानवरों के, जिसमें हाथी भी है, जिसमें सांप भी है, तो इन सभी तरह के जानवरों के अंकन से जेम्स फर्ग्यूसन नाम के जो कला इतिहासकार थे, उनको ये लगा कि शायद सांची जो है एक सरपेंट और ट्री वर्शिप का प्लेस है, सांप और वृक्षों की पूजा के एक स्थान के रूप में रहा होगा, क्योंकि जेम्स फर्ग्यूसन जो है इन प्रतीकों के अर्थ या मतलब को नहीं जानते समझते थे, उनकी जो है कथाओं के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए वो और उन्होंने इस स्थान को जो है सरपेंट और ट्री वर्शिप का प्लेस कहा है। तो सिंबल्स के बारे में जानना इतिहासकारों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर न्यू रिलीजन्स मेंशंस द डेवलपमेंट ऑफ महायाना बुद्धिज्म। ठीक है, तो ये जो बुद्धिज्म है धीरे धीरे जो है इसका रूप परिवर्तित होने लगता है और बाद में इसमें बहुत सारे नए नए ट्रेडिशन स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही ट्रेडिशंस में एक ट्रेडिशन था जिसे महायाना बुद्धिज्म कहा जाता है। महायाना बुद्धिज्म जो है फर्स्ट सेंचुरी सी देयर वर चेंजेस इन बुद्धिस्ट आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस। फर्स्ट सेंचुरी सी के बाद बुद्धिज्म में बहुत सारे नए नए आइडियाज़ जो है इंट्रोड्यूस होने लगते हैं, आने लगते हैं, नए नए प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो जाती है। ऐसी प्रैक्टिसेस में अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैड गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस टू सेल्फ एफर्ट इन अचीविंग निर्वाणा। जो पुराना बुद्धिज्म है उसमें प्रत्येक व्यक्ति के स्वयं के प्रयासों से ही निर्वाण प्राप्ति को किया जा सकता है, निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा माना जाता था। लेकिन बाद में फर्स्ट सेंचुरी सीई के बाद बुद्धा वॉज जो है कुछ नए ट्रेडिशन आ गए थे। पुराना बुद्धिज्म जो था, बुद्धा वॉज रिगार्डेड एज ए ह्यूमन बींग, उसमें बुद्धा को एक इंसान के रूप में ही माना गया था। द आइडिया ऑफ बुद्धा एज ए सेवियर इमर्ज। लेकिन धीरे धीरे बुद्धा को जो है तारणहार या सारे कष्टों दुखों को दूर करने वाले व्यक्ति के रूप में उसकी इमेज जो है बनने लग गई थी और इट वॉज बिलीव दैट ही इज़ द वन हु कुड इंश्योर सैल्वेशन। और धीरे धीरे ये विश्वास दृढ़ होने लगा था कि बुद्धा ही वो पर्सन है, बुद्धा ही वो व्यक्ति है जो लोगों को मोक्ष प्राप्ति दिला सकते हैं। साइमल्टेनियसली द कंसेप्ट ऑफ द बोधिसत्ता ऑल्सो डेवलप। और इसी के साथ जैसे जैसे बुद्धा भगवान के रूप में पूजे माने जाने लगे, उसके साथ ही साथ बोधिसत्ता की जो विचारधारा है उसका भी इस समय विकास हो गया। द वर्शिप ऑफ द इमेज ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्ता हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिशन। और ये जो महायाना ट्रेडिशन है, इस ट्रेडिशन में या इस परंपरा में भगवान बुद्ध की मूर्तियों की पूजा करना, साथ ही साथ बुद्ध बोधिसत्ता यानी बुद्ध धर्म के जो बड़े बड़े विद्वान दार्शनिक हैं उनकी भी पूजा करना जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो भाग है इस महायाना ट्रेडिशन का या परंपरा का बन जाता है। तो दिस न्यू वे ऑफ थिंकिंग वॉज कॉल्ड महायाना। ये जो नया परिवर्तन बुद्ध धर्म में देखने को मिलता है, जहाँ बुद्ध को भगवान के रूप में माना जाता है, उसकी मूर्ति पूजा की जाती है, बोधिसत्ता की मूर्ति पूजा की जाती है, उसे महायाना ट्रेडिशन कहा जाता है। और महायाना शब्द का लिटरली मीनिंग जो होता है द ग्रेटर व्हीकल, बड़ा या महान
यंग यानी बड़ा मार्ग। महायान का मतलब जो है वो मोक्ष प्राप्ति के बड़े मार्ग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। द फॉलोअर्स ऑफ द महायाना बुद्धिज्म डिस्क्राइब द ओल्डर ट्रेडिशन एज हीनयाना और द लेसर वीकर। और महायाना धर्म को मानने वाले लोगों ने जो पुराने बुद्ध धर्म को जो है और या उसके फॉलोअर्स को जो है हीनयाना यानी लेसर व्हीकल, छोटा मार्ग, छोटा रास्ता, छोटा यान जो है उसके रूप में वर्णित किया है। तो हीनयाना पुराना बुद्धिस्ट धर्म है, महायाना नया बुद्धिस्ट धर्म है। हीनयाना में भगवान बुद्ध को इंसान मानते हुए उनकी पूजा नहीं की जाती, मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। व्यक्ति के स्वयं के एफर्ट्स को ही मोक्ष प्राप्ति का जो है मार्ग माना जाता है उसमें। जबकि महायाना में भगवान बुद्ध की और बोधिसत्ता की मूर्ति पूजा की जाती है, भगवान बुद्ध को जो है भगवान के रूप में माना जाता है। और महायाना ट्रेडिशन जो है उसे ग्रेटर व्हीकल कहा जाता है, जबकि हीनयाना को लेसर व्हीकल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ग्रोथ ऑफ पुराणिक हिंदुइज्म। जैसे जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म ये दोनों धर्मों का भारत में प्रभाव बढ़ने लगा, उनके फॉलोवर्स की संख्या बढ़ने लगी, उसके साथ ही साथ जो पुराना हिंदू धर्म था उसमें भी बहुत सारे नए नए परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उसमें भी बहुत सारी जो है नई चीज़ें आने लगती हैं। तो ये जो पौराणिक हिंदू रिलीजन था उसमें यहाँ पर दो भाग देखने को इस समय मिलते हैं। ये जो है दो रूपों में इस समय अपना विकास करने लगता है। पहला जो है उसे वैष्णविज्म कहा जाता है, इसका पहला भाग है उसे वैष्णविज्म कहते हैं, दूसरा भाग है उसे शैविज्म कहा जाता है। वैष्णविज्म इज अ फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म विद इन विच विष्णु वॉज वर्शिप्ड एज द प्रिंसिपल डाइटी। वैष्णविज्म में भगवान विष्णु एक मुख्य देवता के रूप में उसकी पूजा की जाती है। और शैविज्म जो है इज अ ट्रेडिशन विद इन विच शिवा वॉज रिगार्डेड एज द चीफ गॉड, जिसमें शिव को एक मुख्य देवता के रूप में पूजा जाता है। तो हिंदू धर्म में ये दो नए भाग देखने को मिलते हैं। इन द केस ऑफ वैष्णविज्म कल्ट्स वर डेवलप अराउंड द वेरियस अवतारास और इनकारनेशंस ऑफ द लॉर्ड विष्णु। वैष्णविज्म में मूर्तियां जो है वो भगवान विष्णु और विष्णु के जो बहुत सारे अवतार, 10 अवतार जिनको हम कहते हैं, उनकी अधिकतर बनने लगी थी। अकॉर्डिंग टू वैष्णविज्म देयर आर 10 अवतार्स ऑफ विष्णु। वैष्णविज्म या वैष्णव विचारधारा के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतार थे। Avatars were forms that the deity was believed to have assumed in order to save the world whenever the world was threatened by evil forces। अवतार की भी अवधारणा जो है वो इस आधार पर बनाई गई है कि भगवान इस धरती पर बार बार जन्म लेते हैं। जब जब इस धरती पर पाप और दुष्ट व्यक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है तो ऐसे लोगों को सजा देने के लिए भगवान जो है अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस आधार पर भगवान विष्णु के 10 अवतार माने गए और उनकी ही बहुत सारे उन दशा अवतारों की मूर्तियां जो है बाद में मंदिरों में बहुत अधिक मात्रा में बनाई जाने लगी, पूजा पाठ उनका होने लगा और वैष्णविज्म का जो है प्रभाव और विस्तार इस तरह से होने लगा। जबकि शैविज्म में शिवा वॉज सिंबलाइज बाय द लिंगा। शिव को जो है लिंग के रूप में उसकी लिंग उसके प्रतीक के रूप में जो है उसकी पूजा पाठ होने लगी। ऑल्दो ही वॉज ऑकेजनली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन फिगर्स। शिव जी को जो है बहुत सी बार मानवीय रूप में भी जो है दिखाया गया है, मूर्तियों के रूप में बताया गया है और अधिकतर जो है उन्हें लिंग के रूप में दिखाया गया है। सम ऑफ दीज डाइटीज वर रिप्रेजेंटेड इन स्कल्पचर्स। और जो है शिवा के रिलेटेड बहुत सारे देवी देवताओं को जो है वो ह्यूमन फिगर्स में भी दिखाया गया। ऑल सच रिप्रेजेंटेशन डिपाइक्टेड ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ आइडियाज अबाउट द डाइटीज। और इस तरह के मानवीय रूप में शिव के बहुत सारे जो रूपों का प्रदर्शन है वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को बताता है। इसके बाद आगे चलते हैं। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस कल्चर्स हिस्टोरियंस हैव टू बी फेमिलियर विद द पुराणास। अब वैष्णव और शिव की मूर्तियों से संबंधित जो भी जानकारी अगर लोगों को या इतिहासकारों को जाननी है तो उनको जानने के लिए उन्हें पुराण का अध्ययन बहुत ज़रूरी हो जाता है। पुराण मेनली जो है वो ग्रंथ हैं जिनमें अबाउट स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस वर कंटेंट, जिनमें भगवान और देवी देवताओं से संबंधित कहानियों को लिखा गया है। दे वर रिटन इन सिंपल संस्कृत। ये पुराण जो है सिंपल संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं एंड वर मीन टू बी रेड अबाउट अलाउड टू एवरीबडी। और इनको इस उद्देश्य से लिखा गया है कि इनको पढ़ने वाले जोर जोर से पढ़कर बाकी लोगों को सुनाएंगे और सब लोग भगवान से संबंधित कहानियों के बारे में जानेंगे।
Puranas evolved through interactions among people, priests, merchants, and ordinary man and woman who traveled from place to place sharing ideas and beliefs. पुराण जो है उनकी कहानियाँ अगर हम देखें समझे जाने तो बहुत सारे लोग जो देश के अलग अलग भागों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने के लिए या व्यापार करने के लिए या और किसी दूसरे उद्देश्य से इधर उधर गए थे और वहाँ पर उन लोग वहाँ के लोकल लोगों के साथ उनके इंटरेक्शन से उन्होंने भगवान से संबंधित नई नई कहानियों को सुना और सुनने के बाद ये सारी कहानियाँ जो देश के अलग अलग भागों से जुटाई गई थी उन सबको पुराण में लिख लिया और इस तरह से भगवान के बहुत सारे अवतार उसमें जो देखने सुनने को मिलता है या भगवान के चमत्कारों से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ जो है इन पुराणों में संग्रहित हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, वासुदेव कृष्णा वॉज एन इम्पोर्टेंट डायटी इन द मथुरा रीजन. ओवर सेंचुरीज हिज वर्शिप स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री इज वेल. जैसे कि वासुदेव कृष्ण जो कि मथुरा रीजन के एक देवता थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों का आदान प्रदान एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर बढ़ता गया, लोगों का आना जाना बढ़ा, आवागमन बढ़ा, तो ऐसे ऐसे करते करते जो वासुदेव कृष्ण जो है मथुरा रीजन के स्थान पर पूरे भारत के बहुत सारे स्थानों के एक प्रमुख देवता के रूप में बाद में पूजे जाने लगे थे. तो इस तरह से जो है भगवान विष्णु और शिव की भक्ति का जो है पूरे भारत में प्रचार प्रसार इस समय होने लग गया था. और जैसे जैसे भगवान की भक्ति जो है बढ़ने लगी थी उसके साथ ही साथ जो है उनकी भक्ति के स्थान के रूप में मंदिरों का भी इस समय बहुत अधिक विकास हुआ और उनके मंदिरों के स्थापत्य कला भी एक विशेष आकार इस समय लेने लगी थी. When the stupas at sites such as Sanchi were taking their present form, at the same time the first temples to house images of gods and goddesses were also being built. तो जब सांची स्तूपा जो है अपना आकार ले रहा था या सांची स्तूपा का जब निर्माण किया जा रहा था उसी समय भारत के कुछ क्षेत्रों में मंदिरों के रूप में भगवान की भक्ति के स्थान के रूप में मंदिरों का भी इस समय निर्माण होने लगा था, जहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ भी उनके साथ साथ बनाई जाने लगी थी देवी देवताओं की. द अर्ली टेम्पल्स वॉज अ स्मॉल स्क्वायर रूम. प्रारंभिक मंदिर जो है एक छोटा सा स्क्वायर रूम होता था, वर्गाकार जो है रूम की तरह होता था और जिस रूम में भगवान की मूर्ति रखी जाती थी इट वॉज कॉल्ड गर्भगृह. उसे गर्भगृह कहा जाता था. विथ अ सिंगल डोरवे फॉर द वर्शिपर टू एंटर एंड ऑफर वर्शिप टू द इमेज. और ये जो गर्भगृह होता था इसमें एक ही दरवाज़ा होता था जहाँ से जो उनका भक्त है वो एंटर करता था और भगवान की भक्ति करता था. ग्रेजुअली अ टॉल स्ट्रक्चर नोन एज शिखरा वॉज बिल्ट ओवर द सेंट्रल श्राइन. फिर बाद में इसी गर्भगृह के ऊपर धीरे धीरे बहुत बड़े आकार में लंबाकार आकार में जो है शानदार जो है शिखरों का निर्माण इस समय होने लग गया था. शिखर जो है गर्भगृह के ऊपर लंबाई में बने हुए एक निर्माण को कहा जाता है. टेम्पल वॉल्स वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स. और फिर इन मंदिरों की जो दीवारें हैं उनके ऊपर बहुत सारी मूर्तियों का अंकन भी इस समय प्रचलित हो गया. असेंबली हॉल्स, ह्यूज वॉल्स, गेटवेज एंड अरेंजमेंट्स फॉर सप्लाइंग वाटर मेड द लेटर टेम्पल्स फार मोर एलाबोरेट. तो जैसे जैसे इसमें सभा भवन, बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें, इसके जो प्रवेश द्वार हैं और साथ ही साथ इसमें पानी की व्यवस्था के लिए जो नहरों का निर्माण ये सब होने लगा, तो धीरे धीरे मंदिरों का आकार जो है बहुत बड़ा होने लगा था और बाद के मंदिर जो है बहुत बड़े बड़े आकार के देखने को मिलते हैं. वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ अर्ली टेम्पल्स वॉज द सम ऑफ दीज वर होलोड आउट ऑफ ह्यूज रॉक्स एज आर्टिफिशियल केव्स. और इन मंदिरों से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण और विशेष बात यह है कि इनमें से कुछ प्रारंभिक मंदिर जो है पहाड़ों को काटकर या चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, गुफाओं के रूप में बनाए गए थे. और ऐसे ही मंदिरों में से एक मंदिर जो है ये आपके सामने जो प्रस्तुत है ये एक बहुत ही आश्चर्य के रूप में माना जाने वाला कैलाशनाथ का मंदिर है, जो कि महाराष्ट्र की एलोरा की गुफाओं में देखने को मिलता है, जिसमें पूरे एक ही पहाड़ को काटकर ऊपर से नीचे की ओर इस मंदिर का निर्माण किया गया था. ये बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर है जिसमें बहुत सारे पिलर्स बने हुए हैं, बहुत सारे सभागार है, बहुत सारे कमरे इसमें बने हुए हैं. और ये उस समय के उन कलाकारों की जो है अथक मेहनत, प्रदर्शन और जो है आस्था को प्रदर्शित करने वाला मंदिर है, जो कि विश्व के आश्चर्य में से एक माना जा सकता है. इस तरह का इसका निर्माण है. ठीक है. फिर इसके बाद बात करते हैं कि जो यूरोपियन इतिहासकार भारत में आए तो उनको इन धार्मिक प्रतीकों और स्थानों को समझने में बहुत सारी मुश्किलें आई. तो वो कौन कौन सी मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ा और क्यों करना पड़ा. तो प्रॉब्लम फेस्ड बाय द यूरोपियन स्कॉलर्स व्हाइल स्टडीइंग द स्कल्पचर्स.
तो मूर्तियों को समझने में यूरोपियन इतिहासकारों को क्या समस्याएं हैं? तो पहली, फर्स्ट, द यूरोपियन स्कॉलर्स वर नॉट फैमिलियर विद द लोकल ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स। तो ये जो यूरोपियन विद्वान भारत में आए थे वो यहाँ के जो विश्वास हैं और जो परंपराएं हैं उनसे अनभिज्ञ थे, वो इनके बारे में नहीं जानते थे। दे वर हॉरिफाइड बाय द इमेजेस ऑफ हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल्स, और इसी वजह से वो ऐसी मूर्तियों को देखकर डर भी जाते थे जिसमें आधा इंसान और आधे जानवर के रूप में मूर्तियां दिखाई गई, जो कि भगवान विष्णु की नरसिंह अवतार की मूर्ति है। वो उन नरसिंह भगवान की कहानियों के बारे में अनभिज्ञ थे और इस वजह से वो डर गए थे। दे कंसिडर द इंडियन स्कल्पचर्स इनफीरियर टू दैट ऑफ यूरोपियन स्कल्पचर्स फ्रॉम ग्रीस विथ विच दे वर फैमिलियर। और इसी कारण से, इस अनभिज्ञता के कारण ही ये जो यूरोपियन इतिहासकार हैं वो भारतीय मूर्ति कला या आर्किटेक्चर को जो है यूरोप के, स्पेशली ग्रीस के आर्किटेक्चर से बहुत कम आंकते हैं या मानते हैं। और इसका रीज़न है, दिस वॉज बिकॉज दे कंपेयर द इंडियन स्कल्पचर्स टू द इमेजेस ऑफ ग्रीस विथ विच दे वर फैमिलियर। और इसका मुख्य कारण ये है कि वे भारतीय मूर्ति कला को ग्रीस की मूर्ति कला के साथ कंपेयर करते हैं और उस कंपैरिजन में वो भारत की मूर्ति कला को कम आंकते हैं, क्योंकि वो एक तो इसके बारे में जानते नहीं, दूसरा वो ग्रीस की मूर्ति कला और उनके विषयों और उनकी जो सारी कहानियों से परिचित थे, तो उन्हें लगता था कि वो मूर्तियाँ ज़्यादा अच्छी तरह से और ज़्यादा सही रूप में बनाई गई थे, जबकि भारतीय विश्वास और परंपराओं के बारे में वो नहीं जानते थे, इसलिए भारतीय मूर्ति कला को वो समझ नहीं पाए। Secondly, the art historians used textual traditions to understand the meaning of sculptures. दूसरा, कला इतिहासकार जो होते हैं वो साहित्यिक कहानियों के आधार पर इन मूर्तियों को समझने की कोशिश करते हैं। while this is a better strategy, क्योंकि ये एक बेहतर तरीका है than comparing the images found in India with that of Greece। उस तरीके का जिसका यूरोपियन ने प्रयोग किया था कि उन्होंने भारतीय मूर्ति कला को ग्रीस की मूर्ति कला के साथ कंपेयर किया था, तुलना की थी। तो उस तुलना वाले तरीके से ज़्यादा बेहतर ये है कि हम हमारे देश की साहित्यिक जो लिटरेचर है उसको पढ़कर जानकर हम इन मूर्ति कला को आसानी से समझ सकते हैं। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज ईजी टू यूज़। फॉर एग्जाम्पल, टू आइडेंटिफाई द स्कल्पचर अलोंग ए ह्यूज रॉक इन महाबलीपुरम, आर्ट हिस्टोरियंस हैव टू सर्च थ्रू द पुराणाज। जैसे कि महाबलीपुरम की जो रथ मंदिर है जो कि चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं, उनमें जो मूर्तियों का अंकन किया गया है, अगर उसको समझना है तो उसके लिए फिर पुराण की कहानियों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिना उनके अध्ययन किए महाबलीपुरम के रथ मंदिरों की मूर्तियों को समझना बहुत मुश्किल है। तो लिटरेरी जो फैक्ट्स हैं, टेक्सचुअल ट्रेडिशन से उनकी जानकारी जो है भारतीय मूर्ति कला के अध्ययन में सहायक होती है, उसको जो है सहायता मिलती है। इसके साथ ही आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। लास्ट में, अंत में जो है इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं जो बार बार पूछे गए हैं, जिनकी जानकारी आवश्यक है। तो पहला है हेजियोग्राफी इज़ अ बायोग्राफी ऑफ अ सेंट और रिलीजियस लीडर। जो कि धार्मिक विद्वान या संत महात्मा होते हैं उनकी जो जीवनियाँ होती है उन्हें हेजियोग्राफी कहा जाता है। थेरवादीन्स जो है द फॉलोअर्स ऑफ द ओल्डर ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म, पुराने बुद्ध धर्म के जो फॉलोअर्स होते हैं उनके लिए थेरवादीन्स वर्ड यूज़ किया जाता है। थेरवादी हीनयानी जो धर्म को मानने वाले हैं पुराने बुद्धिज्म को, उन्हें कहा जाता है। त्रिपिटक का जो है शाब्दिक अर्थ इसका जो है 3 बास्केट या 3 बास्केट्स होता है, टोकरियां होता है। और लेकिन ये मुख्यतः बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ हैं जिन्हें त्रिपिटकास कहा जाता है, नेमली सुत्त पिटका, विनय पिटका एंड अभिधम्म पिटका। सुत्त पिटका, विनय पिटका और अभिधम्म पिटका जो 3 ग्रंथ हैं उन्हें ही त्रिपिटकास के रूप में जाना जाता है। तो इसी के साथ आज का ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।